एल्डिहाइड कीटोन का हम लोगों ने सारा पार्ट खत्म कर लिया। अब देखो एसिड और एसिड डेरिवेटिव में क्या करना चाहिए। तो देखो यार प्यारे बच्चों, एसिड और एसिड डेरिवेटिव एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मगर एसिड और एसिड डेरिवेटिव की मैक्सिमम रिएक्शन आप पीछे पढ़ चुके होते हो। मतलब इस चैप्टर को पढ़ा रहे होते हैं, मगर इस चैप्टर की कम से कम 60 से 70% रिएक्शन आप पहले से ही जानते हो। तो ये चैप्टर हम लोगों का तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि 60 से 70% ये रिएक्शन यदि आप पहले से जानते हो तो उन पर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्यों? उनको बस लिखेंगे, तुम समझ जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। अब इसके बारे में समझो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब सभी लोग जानते हैं। ये देखो, अब यार स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या पढ़ना पसंद करोगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो दोस्तों मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताइए। अब यार आप लोग मजाक मत करिएगा, क्योंकि अब आपको आता है, अब आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1, जरा देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ही पढ़ाएंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। देखिए अब हम लोग साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करते हैं। देखो जरा साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। ये CN ग्रुप होता है, ये इसी को हम लोग यार साइनाइड ग्रुप बोलते हैं। अब जरा देखिएगा प्यारे बच्चों, इसकी हाइड्रोलिसिस दो तरह से होती है, एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यदि हम एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में करोगे तो क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ एसिड लेते हैं और प्रेजेंस ऑफ बेस लेते हैं तो क्या होगा? ये एक बार हम एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, एक बार बेस की प्रेजेंस। जब आप एसिड की प्रेजेंस में करते हो तो हमारे पास आंसर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में बनता है अमोनिया। जब हम इसकी प्रेजेंस में करते हैं तो हमारे पास आता है एसिड साल्ट और साथ में बनता है अमोनिया। ऐसे यहां पे चाहो तो अमोनियम आयन भी बना सकते। देखो तो यहां पे क्या बनता है? एसिड का सॉल्ट बनता है ऐसे। अब कब कब कैसे कैसे क्या क्या बनेगा तो देखना पड़ेगा हम लोगों को। हम यहाँ पे एसिड का सॉल्ट बना रहे हैं, एसिड सॉल्ट। और एसिड सॉल्ट क्यों बनना है आप लोग जान रहे होंगे। एसिड बनेगा, बेस की प्रेजेंस है तो एसिड बेस रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देगा? सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये काम होता कैसे है इस बात को समझते हैं, मतलब मैकेनिज्म, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म अभी तक हम लोगों ने एको बार नहीं की। तो जरा देखो यार, ये CN ग्रुप, तो इस पर सबसे पहले हम लोग प्रोटॉन डालते हैं। अब प्रोटॉन डालोगे तो कहां गिरेगा? प्रोटॉन के पास क्या है? प्लस चार्ज। गिरेगा कहां? माइनस चार्ज पर। क्यों? क्योंकि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ऐसा ही तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यार जब इस पर गिरेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से। और जब ऐसा हो गया तो ये जो है रेजोनेंस करके कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखो, यदि ये अपना बॉन्ड ऐसे पलट देगा तो ये आ जाएगा ना ऐसे। अब इस पर आप अटैक करा दो, किसका? वाटर का। ये देखो इक्विलिब्रियम पे चलता है। तो जब वाटर का अटैक कराओगे तो यहां वाटर का अटैक होगा तो ये ऐसे आ जाएगा, इस तरह से। ये अब सभी बच्चों को पता है कि यार ऑक्सीजन पे प्लस आ गया है तो ये अपने को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो न्यूट्रलाइज करता है तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे। अब ये कंडीशन क्या है? ये टोटोमर हो जाता है, मतलब टोटोमरिज्म हो जाता है। टोटोमरिज्म हो जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, ये बन गया एमाइड और ये स्टेबल है। जरा गौर समझिए भाई, टोटोमरिज्म हो गई तो डबल बॉन्ड यहां आ गया, ऑक्सीजन यहां चला गया। और टोटोमरिज्म की कंडीशन है इनॉल टाइप का है। इनॉल में कार्बन की जगह बस नाइट्रोजन हो गया है तो इनॉल टाइप का। तो इस जगह पे एक नोट डालता हूं, इन केस ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ
हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड ग्रुप, यदि आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस साइनाइड ग्रुप की करते हो तो एमाइड, एमाइड ये होता है CuNH2 फॉर्म। यदि आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे तो एमाइड ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एमाइड ग्रुप स्टेबल होता है, न्यूट्रल है और स्टेबल भी है। तो ध्यान रखना, CN ग्रुप की यदि पार्शली हाइड्रोलिसिस करते हो तो एमाइड आएगा, ध्यान रखिएगा, जब तक कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे। अब यदि हम इस हाइड्रोलिसिस को आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो हमने फिर प्रोटॉन डाला। अब जब फिर प्रोटॉन डालोगे तो ये आएगा, ये देखो इस तरह की सिचुएशन है। अब इस पर अटैक करेगा वाटर और इसको कर देगा बाहर, और ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे, और साथ में क्या आ जाएगा, अमोनियम सॉल्ट। अमोनिया बाहर हो गया, अमोनिया बेस है, प्रोटॉन लेके क्या बना देगा, अमोनियम सॉल्ट बना देगा। तो ये तो CN ग्रुप किस में कब कन्वर्ट होता है, COOH में, यदि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की जाए। तो इस बात का जरा फोकस रखना, यदि पार्शली हाइड्रोलिसिस की गई तो बच्चों CN ग्रुप एमाइड में चेंज होगा, CuNH2 में चेंज होगा। जब कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस की जाएगी तब COOH में चेंज होगा। कहीं कुछ नहीं कह रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस कर रहा है। यदि कहीं कुछ नहीं कहा जा रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस की बात की जा रही है। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात की जाएगी तो CN ग्रुप किस में चेंज होगा, COOH में, ऐसे। और यही यदि मीडियम बेसिक है तो किस में चेंज होगा, इसमें चेंज होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह की डिट्टो मैकेनिज्म चलेगी, बस पहले प्रोटॉन अटैक करके पहले कौन अटैक करेगा, OH अटैक करेगा, इस तरह से। और बनाएगा क्या, एसिड और अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखोगे, ये वाला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो हमको परेशान करने के लिए, फंसाने के लिए ये बात पूछ सकता है कि यदि CN ग्रुप की पार्शली हाइड्रोलिसिस की जाए तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आएगा। तो CN ग्रुप की पार्शली हाइड्रोलिसिस करने पर एमाइड आएगा। क्या आएगा, एमाइड आएगा। ठीक है, चले, चलो अब दौड़ लगाते हैं। तो CN ग्रुप की बेस की प्रेजेंस में बिल्कुल ऐसे ही चलेगी, तो उसको हम लोग देख लेंगे। अब जरा देखो बी पार्ट, हम लोग हाइड्रोलिसिस ही कर रहे हैं। ठीक है, आज हाइड्रोलिसिस ही हाइड्रोलिसिस चलेगी। हाइड्रोलिसिस ऑफ NC ग्रुप। NC ग्रुप को क्या बोलते हैं, NC ग्रुप को बोला जाता है आइसोसाइनाइड। क्या बोला जाता है, आइसोसाइनाइड। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, जरा इस पर ध्यान दो आप लोग। देखो बिल्कुल डिट्टो सेम है, जैसे वहां वैसे यहां, सेम तरह से ये कॉन्सेप्ट चलता है। ये बॉन्ड ऐसा है, इसी बॉन्ड को यदि पोलर फॉर्म में ले लिया जाए तो पोलर फॉर्म में ये बॉन्ड फिर ऐसा आ जाता है, इस तरह से। अब इनकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो क्या है, एसिड की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, तो ये बनाता है प्राइमरी अमीन और साथ में बनाता है फॉर्मिक एसिड, ऐसे। ये बनाएगा प्राइमरी अमीन और साथ में बनाएगा सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये एकलौता ऐसा मेथड है जो सिर्फ फॉर्मिक एसिड बनाएगा और कोई एसिड नहीं बनाएगा। क्यों, ये COOH में चेंज हो जाएगा भाई, OH इसको मिलते चले जाएंगे, HH इसको मिलते चले जाएंगे, इस तरह से 3 बॉन्ड है, ये देखो टोटल ऐसा। अब 3 बॉन्ड को तुमने क्या किया, ब्रेक कर दिया इस तरह से, तो क्या होगा, 3 OH इसको मिलेंगे और 3 H इसको मिलेंगे, ये तो ये इस तरह से आ गया। और इस पर आ गया 3 OH। अब आपको पता है 3 OH क्या करेंगे, वाटर निकाल देंगे, तो वाटर निकाल देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे। अनस्टेबल है, वाटर निकाल दिया। और इसी तरह से ये प्रोटॉन निकाल देगा, प्रोटॉन निकाल देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे, ये। ठीक है ना, तो ये देखो जरा कैसा होगा, प्राइमरी अमीन और ये
तो यदि हम NC ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करें तो इसी जगह की NC ग्रुप की भी हाइड्रोलिसिस बता देता हूँ। यदि NC ग्रुप की हाइड्रोलिसिस की जाए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या बनेगा? प्राइमरी अमीन बनेगा। ध्यान रखिएगा ये प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन बनेगा और फार्मिक एसिड बनेगा। और यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा प्राइमरी अमीन और फार्मिक एसिड का सॉल्ट, क्योंकि बेस बचा है, बेस एसिड से रिएक्शन करके उसका सॉल्ट बना देगा। ठीक है, अब जरा देखिए यार, सी पार्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं जरा समझो। देखिए ये हमारे पास एसिड है, ये देखो। अब यदि हम इसके OH ग्रुप को इसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेस बाई किससे? Cl से, OR से, OCOR से और NH2 से, तो जो बनते हैं वो सब एसिड डेरिवेटिव बोले जाते हैं। अब रिप्लेस कर दोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। OH की जगह क्या आ रहा है? इनको रिप्लेस कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? इस तरह से आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? इस तरह से आ जाएगा। आज जो है बहुत कूल चलेगा, बहुत कूल चलेगा। मतलब आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका 70-80% पार्ट पहले से ही आता होगा, क्योंकि ये सारी बातें लगभग पीछे हो चुकी है। तो बहुत स्पीड से भी चलेगा, कूल भी चलेगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ना तुम्हें ज़रूरत होगी ना हमें ज़रूरत होगी। ये क्या है? एसिटाइल क्लोराइड। अब ये बात वहाँ पर भी मैंने पीछे पढ़ाई है। ये क्या होता है? एस्टर होता है। ये क्या होता है? एनहाइड्राइड होता है। और ये क्या होता है? एमाइड होता है। ये देखो, अब एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस से एसिड मिलता हो उन्हें एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। एसिड डेरिवेटिव किनको कहते हैं? एसिड डेरिवेटिव की डेफिनेशन, ये सब एसिड डेरिवेटिव बोले जाते हैं। ये सब क्या बोले जाते हैं? एसिड डेरिवेटिव बोले जाते हैं। डेरिवेटिव। तो एसिड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है? दोज कंपाउंड which gives carboxylic acid in direct hydrolysis। जो डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं उनको हम एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। ये सब डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये सब रिप्लेस होके OH में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए इनको एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। इसीलिए इनको एसिड डेरिवेटिव कहा जाता है। तो एसिड डेरिवेटिव क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनकी डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता हो? एसिड मिलता हो, उनको हम एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनकी डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता हो? एसिड मिलता हो, उनको हम एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। और डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करोगे तो Cl OH से रिप्लेस होके एसिड में कन्वर्ट, OR OH से रिप्लेस होके एसिड में कन्वर्ट, एसीटेट आयन OH से रिप्लेस होके एसिड में कन्वर्ट, NH2 एसिड OH से रिप्लेस होके एसिड में कन्वर्ट। मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखो, ये आपने ये लिया और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी ऐसे, प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। तो बस ये यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा एसिड। यही काम आपने इसके साथ कर दिया, एस्टर के साथ। एस्टर के हाइड्रोलिसिस मैंने अल्कोहल में पढ़ाई भी है डिटेल में। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ध्यान है? ओह, ये तो बॉन्डिंग चला गया। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। अब क्या होगा? ये इस तरह से एसिड मिल जाएगा और क्या आ जाएगा? अल्कोहल आ जाएगा।
ये देखो इसी तरह से आप एनहाइड्राइड की करा दोगे। जब एनहाइड्राइड की कराओगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपको दो एसिड मिलेंगे, एक एसिड इसका मिलेगा, एक एसिड उसका मिलेगा। दोनों सेम है तो 2 मोल हो गए, और दोनों अलग अलग है तो समझ लो 2 डिफरेंट टाइप के एसिड मिलेंगे। क्यों? इसको भाई OH दोगे और इसको H दोगे। ओ थोड़ा सा बॉन्ड गलत ब्रेक हो गया है ना, बॉन्ड ये वाला ब्रेक होना था। 1 मिनट, हाँ हाँ गलत नहीं ब्रेक हुआ यार, बॉन्ड यही वाला ब्रेक होना है ना। इसको क्या मिलना है? OH मिलना है, इसको क्या मिलना है? H मिलना है। तो देखो 2 तरह के एसिड जनरेट होंगे यदि एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। इसी तरह एमाइड को करा लो। जब आप एमाइड की कराओगे तो भी यही होगा। एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं हाइड्रोलिसिस और हमारे पास एसिड आ जाता है और अमोनियम सॉल्ट आ जाता है। क्यों? आप सभी बच्चे जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा, अमोनिया जो बनेगी वो एसिड बेस रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अमोनियम सॉल्ट। मतलब कुल मिला के OH इन सबको फिर वापस कर देता है। तो एसिड डेरिवेटिव कौन है? एसिड डेरिवेटिव उनको बोला जाता है जो डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस से एसिड देते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? एसाइल क्लोराइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड आते हैं। अब इनकी भी हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिल जाता है? एसिड मिल जाता है इस तरह से। ठीक है, अब जरा देखो और कैसे एसिड बनाओगे। तो यार आपको पता है कि एक रिएक्शन हम लोग हर चैप्टर में करते हैं, वो कौन सी है? सोचो, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको हर चैप्टर में यूज करते हैं? याददाश्त बढ़ाओ। ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट, एक मिनट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट, RM। इससे हम लोगों ने सब कुछ बनाया है। तो यार एसिड नहीं बनाएंगे तो इसको बुरा नहीं लगेगा, है कि नहीं, कि यार हमसे एसिड नहीं बनाया जा रहा है। तो देखो रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, आप लोग बताइएगा इसको कैसे करनी है। RMgX या RMgBr की रिएक्शन मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से कराई है। अब बताओ आपके हिसाब से कैसे होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड में एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो फिर ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये अटैक मारेगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो देखो ये ऐसे बन गया, इसकी जगह आ गया MgBr। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ लिखे जाते हैं। अब क्या करोगे? इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे, इसको बाहर निकाल के हाइड्रोलिसिस करोगे तो जरा बताना क्या आ गया? एसिड आ गया। ये है एसिड आ गया हमारे पास इस तरह से, है ना। तो जब भी कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड में RMgX मार दोगे तो एसिड मिल जाएगा इस तरह से। RMgX कैसे बिहेव करता है ये डिस्कस हो चुका है कि यार वो या तो न्यूक्लियोफाइल होता है या बेस होता है। बेस हो नहीं सकता क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा तो बैक से मारेगा और ये आ जाएगा प्रेसिपिटेट। इसको बाहर निकाल के हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो हमारा एसिड आ जाएगा इस तरह। बात समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है? तो इस तरह की रिएक्शन हो रही है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी। अब जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग इस चीज़ को बहुत पीछे से उठा लेते हैं बच्चों को परेशान करने के लिए, ठीक है, कि जैसे बच्चे परेशान हो। जैसे ये देखो, ये बेंजीन है ऐसे, ये देखो ब्रोमो बेंजीन, इस पर हम लोगों ने क्या किया? कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनाया। इधर देखिए, ओ ये, अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए गौर से, पहले हमने Mg डाला इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, फिर दूसरे राउंड में हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाला, तीसरे राउंड में हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की। अब बताओ क्या बने? तो भैया ये बताना, जब Mg डालोगे तो RMgX बन गया, मतलब गिग्नार्ड रेजेंट बन गया ऐसे। फिर आपने क्या डाला है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो बैक से अटैक मार के ऐसे बना देगा, ऐसे।
इस तरह से, है कि नहीं। अब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड, ऐसे, और हमारा क्या आ जाएगा, बेंजोइक। ये देखो इस तरह। तो इस तरह से कन्वर्जन वाले क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे बनते हैं कि ए से बी कैसे जाना है। ये देखो, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि पहले RMDX बनाया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक हुई, फिर हाइड्रोलिसिस हो गई, और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो ग्रिनार्ड रेजन से भी आपने बनाना सीख लिया। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लो। क्या, देखो नेक्स्ट मेथड किससे कर सकते हो, तो नेक्स्ट मेथड है ट्राई हैलाइड एल्केन। ट्राई हैलाइड एल्केन का मतलब क्या है, कुछ इस तरह का एल्केन, ऐसे। अब ये रिएक्शन आप अपने आप कर लोगे, आपको पता है। यदि मैं इसकी रिएक्शन बेस के साथ करा दूं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता चला जाएगा। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता चला जाएगा तो 3 OH आ जाएंगे, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये वाटर निकाल देगा। और जैसे ही 3 OH वाटर निकालेंगे तो क्या बचेगा, जरा बताना, यही तो बचेगा। क्यों, वाटर कैसे निकाल पाओगे, जब आप वाटर निकालोगे तो ऐसे ही तो निकालोगे यार, है कि नहीं। तो वाटर निकाल दिया तुमने, और ये एसिड, इस तरह से हमारा काम चलता जाएगा। ठीक इसी तरह से ये देख लो, अब आपने क्या किया है, ये डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, फार्मिक एसिड बन जाएगा। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम लोगों ने बताई थी, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ध्यान है। हैलोफॉर्म रिएक्शन में भी एसिड ही तो बनता था भाई। हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते थे, एक्टिव मिथाइल ग्रुप देते थे। जिनके पास मिथाइल कीटोन होता था वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते थे। यदि याददाश्त ठीक नहीं है तो एक बार रिवाइज करो चीजों को। इन प्रेजेंस ऑफ बेस और Br2, तो होता क्या था, होता ये था, ये ऐसे ब्रेक हो जाता था, ठीक है। इसको क्या मिलता था, OK, और इसको क्या मिलता था, Br। तो ये बनता था एसिड का सॉल्ट, ध्यान है आप लोगों को। और ये मिलता था इसको Br, तो ये बनाता था ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म। तो यहां पर भी देखो एसिड का सॉल्ट बिना, इसकी हाइड्रोलिसिस करा लोगे एसिड मिल जाएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करा लोगे एसिड मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये देखो एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये भी कौन सी, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन से भी हम क्या बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। तो यार एसिड बनाने के हमारे पास एक दो में नहीं, बहुत मेथड, पीछे हम सब पढ़ के आए। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बनेगा, ध्यान है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, क्या ध्यान है कि नहीं, केजे मतलब KMnO4 K2Cr2 जोन्स रेजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अदर रेजेंट क्या करते हैं, अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, है ना, ये ध्यान है ना। तो एसिड उससे भी बन जाएगा। तो एसिड बनाने के अब बहुत सारे मेथड है, तो हम एसिड बनाने के मेथड में न चल के हम दूसरी चीजों पे चलते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने बहुत सारे एसिड बनाने की कर लिए। अब चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो जरा देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस पर फोकस कर लें। तो जरा फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड की देखो कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जरा देखो यार, पहला पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, कैसे करता है, जो लोअर मॉलिक्यूल होते हैं वो डाइमराइज फॉर्म कर देते हैं, इस तरह से डाइमराइजेशन करते हैं। ये देखो इस तरह। अब ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये क्या हो गया, डाइमर फॉर्म कर रहे हैं, डाइमर, इस तरह से ये डाइमर फॉर्म कर रहे हैं।
तो इसके एक बात नोट डाल के लिखता हूं, ये आपके सोल्यूशन चैप्टर में सबसे ज़्यादा काम आती है कि एसिड डाइमराइज कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे आयोनाइज होते हैं। तो जरा देखो, जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो तरह से काम करते हैं। ये यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन चैप्टर में काम आता है, जैसे बेंजीन, टॉल्यूइन एक्सेट्रा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या करते हैं, डाइमर फॉर्म करते हैं, डाइमर फॉर्म। और यदि पोलर सॉल्वेंट है, जैसे वाटर, अल्कोहल, ये सब, तो इसमें क्या करते हैं, आयोनाइजेशन करते हैं। इसमें डाइमर नहीं फॉर्म करते क्योंकि ये एसिड भी है ना, तो इसमें ये इस तरह से चलते हैं। देखो, 2 मोल इसके मिलके इस तरह का डाइमर बनाते हैं, और जबकि यहां पर क्या करते हैं, यहां पर ये आयोनाइजेशन करते हैं। तो आपको ध्यान हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये बात आती है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ये वाला पॉइंट यूज होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड डाइमर कहाँ बना रहा है, कहाँ पर आयोनाइजेशन कर रहा है, क्योंकि आयोनाइजेशन करने और डाइमर करने से वन ऑफ फैक्टर चेंज हो जाएगा। यदि मैं पूछता हूँ इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में और पोलर सॉल्वेंट में अलग अलग वन ऑफ फैक्टर इशू करता है, तो वो एसिड होगा। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाइमर बना रहा होगा, पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, आयोनाइज हो रहा होगा, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा होगा। अब देखो, इसके पास सेल्फ में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब सेल्फ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जरा गौर समझिएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना हाई होता है, तो तुम इस बात को इस तरह से कर सकते हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल से भी ज्यादा होता है, एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा होता है, एल्काइल हैलाइड से भी ज्यादा होता है, और हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा होता है। ये देखो, मतलब एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। तो किसी ने कहा अल्कोहल भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, मगर ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, डाइमराइजेशन करता है, जिसकी वजह से ज्यादा होता है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्डेड ओ है। डबल बॉन्डेड ओ में पोलरिटी ज्यादा होती है, डबल बॉन्डेड ओ में पोलरिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होता है। ये देखो, इस तरह से चलता है। अब जरा देखो यार, नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो लोअर मेंबर जो होते हैं, लोअर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाटर सॉल्युबल। ये वाटर में सॉल्युबल रहते हैं, सॉल्युबल तो छोड़ो, इमिसिबल रहते हैं। जैसे अल्कोहल सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल, वैसे होते हैं जितने भी लोअर मेंबर होते हैं। रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। ये क्या करेंगे, वाटर के साथ भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, और जब वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो यार क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो बहुत तेजी से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आराम से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई हो जाती है वाटर में। ठीक है, तो यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये। अब जो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जरा गौर से समझो। अपने लिए जो इनकी इंपॉर्टेंट बात है वो है केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो यार, केमिकल प्रॉपर्टी आपको मेरे हिसाब से काफी अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके पास थोड़ा ज्यादा फीचर है दूसरों से। ये देखो, अब आपको इसके बारे में बताते हैं, जरा गौर से समझिएगा केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहली बार आपको एसिडिक हाइड्रोजन मिला है, इससे पहले आपको एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलता था। इससे पहले आपको क्या मिलता था, एक्टिव हाइड्रोजन मिलता था, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो फिनॉल का हो, है ना। आज पहली बार हमारे पास हाथ लगा है वीक एसिडिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हमारा एसिडिक है, ये देखो
पहली बार हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन हाथ लगा है। और एसिडिक हाइड्रोजन क्या करता है, कैसे करता है, इस बात को बताता हूं। जरा देखिए कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा और किस तरह से काम करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है इन सभी से फ्रीक्वेंटली रिएक्शन करता है। किनसे? जरा देखिए, हमारा ये हाइड्रोजन एसिडिक, पहली बार एसिडिक हाइड्रोजन हाथ लगा है, तो समझो मेटल डाल दो, कोई भी मेटल डाल दो, स्ट्रॉन्ग मेटल की जरूरत नहीं है, कोई भी मेटल डाल दो तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। मेटल हाइड्राइड डाल दो, अब जरा सी भी बेसिक कंडीशन होगी तो रिएक्शन होगी, जरा सी भी बेसिक कंडीशन होगी तो रिएक्शन। वेरी वीक बेस डाल दो, वेरी वीक बेस, तो भी रिएक्शन हो जाएगी। समझ लो, जिनसे अल्कोहल फिनॉल रिएक्शन नहीं करते उनसे भी एसिड फ्रीक्वेंटली रिएक्शन करेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस से तो करेगा ही करेगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डाल दो, इनमें से कुछ भी डालोगे, मेटल डाल दो, मेटल हाइड्राइड डाल दो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डाल दो, एसिटलाइट डाल दो, एसिटलाइट ये होता है, इन सबसे फ्रीक्वेंटली रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन हमारा एसिडिक है, ये हाइड्रोजन हमारा क्या है, एसिडिक है। एसिडिक होने की वजह से जरा सी बेसिक कंडीशन डाली नहीं कि एसिड बेस रिएक्शन हुई नहीं। पहला पॉइंट तो ये है। अब जरा दूसरा समझो, हमने बताया था कि जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो सबसे पहले मॉलिक्यूल के बेसिक नेचर को पकड़ते हैं, देखते हैं इसके पास क्या क्या है। तो इसके पास एक सिचुएशन ये है, दूसरी ये देखो, ये सिचुएशन क्या है, जरा इसको समझो। ये हमारा लीविंग ग्रुप, पुअर लीविंग ग्रुप, मगर यदि इसको गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये रिएक्शन कर जाता है। इसी वजह से ये इन सब से रिएक्शन कर जाता है। किससे? PCl3 से कर जाता है, SOCl2 से कर जाता है, PCl5 से कर जाता है, और अल्कोहल से कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये देखो, एसिड डालोगे वाटर बन गया, गुड लिविंग ग्रुप हो गया, निकल गया। PCl5 SOCl2 PCl3 आपको पता है अल्कोहल को किस तरह से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते थे और Cl रिप्लेस कराते थे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में पढ़ाया है। OH को ये किस तरह से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके Cl लगा देते थे। डिट्टो वही काम यहाँ होगा, डिट्टो वही काम यहाँ होगा। फिर ये सिचुएशन जरा देखो, इसके पास ये भी है, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर प्लस होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल है ना, अटैक कर सकता है। ये देखो, तीन सिचुएशन, और एक खुद COOH पूरा का पूरा ग्रुप। तो यार इसके पास रिएक्शन करने के लिए खुद चीजें, तो एक एक करके हम इसकी सारी रिएक्शन आपको पढ़ाते हैं। तो रिएक्शन पे ध्यान देते हैं, नेचर समझ पाए कि मॉलिक्यूल का नेचर क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट की यदि बात करें तो इसके पास इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसके पास रिएक्शन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्या है? हाइड्रोजन है, और क्या है? OH ग्रुप है, और क्या है? CO ग्रुप है, और पूरा का पूरा COOH ग्रुप भी है, पूरा का पूरा क्या है? COOH ग्रुप भी है। इस वजह से इसके पास रिएक्शन करने के लिए बहुत कुछ है। इसका हाइड्रोजन एसिडिक है, पहली बार आपके हाथ एसिडिक हाइड्रोजन लगा है तो ध्यान रखना, जरा सी भी बेसिक कंडीशन हुई बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करता है आपको एक एक करके समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। ले चलते हैं रिएक्शन। अब जरा देखो, सबसे पहले हम लोग कौन सी रिएक्शन करना पसंद करेंगे, तो ये आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
देखो यार, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन हम कर रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, जरा देखिए, हम यहां से चालू करते हैं। ये देखिए, अब जरा इन बातों को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देख लो यार, सीधी है ना। अब जरा इस बात को ध्यान दीजिए यार प्यार बच्चों, कि हमें करना कैसे। मस्त तीर बन रहे हैं ना। अब जरा देखिए यार प्यारे बच्चों, किस तरह से हम चीज़ों को करेंगे, ठीक। सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, मेटल से करा दी। फिर मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, सोडियम कार्बोनेट से करा दी। एक मिनट, ये क्या गेम हो गया, एक मिनट प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो, इसकी रिएक्शन किससे करा दी, सोडियम कार्बोनेट से करा दी। फिर इसकी रिएक्शन किससे करा दी, सोडियम बाइकार्बोनेट से करा दी। फिर इसकी रिएक्शन किससे करा दी, अमोनिया से करा दी। ये देखिए इस तरह से। फिर इसकी रिएक्शन किससे करा दी, देखते जाइएगा, प्राइमरी एमीन से करा दी। फिर इसकी रिएक्शन किससे करा दी, सेकेंडरी एमीन से करा दी। फिर इसकी रिएक्शन किससे करा दी, टर्सरी एमीन से करा दी। अभी तो यार जगह बहुत है रिएक्शन करने की। अब जरा देखना कैसे होगी। जरा बताओ, सोडियम क्या है, मेटल है। मेटल रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस ऐसे रिलीज करेगा। ये क्या है, तो जरा यहां पर हम आपको कुछ लिखना चाहते हैं। ये पुअर बेस होते हैं। यदि आपकी याददाश्त ठीक हो तो फिनॉल में पढ़ाया कि फिनॉल जो होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है, मगर ये पुअर बेस है, फिनॉल रिएक्शन नहीं करता। ये डिस्टिंक्शन है। यदि आप एसिड और फिनॉल में डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो ये कर सकते हो, है ना। यहाँ पे इसीलिए मैं नोट डाल के लिख दे रहा हूँ जैसे आपको याद रहे, फिनॉल डज नॉट react with NaHCO3 and Na2CO। देखो यार, फिनॉल इनसे रिएक्शन नहीं करता है, क्यों, फिनॉल इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, इसी वजह से ये डिस्टिंक्शन रिएक्शन है। यदि कोई कहता है कि चेक करो ये फिनॉल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बस कुछ ना करो, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो या सोडियम कार्बोनेट डाल दो, रिएक्शन हो गई तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं हुई तो फिनॉल है। अब एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इससे रिएक्शन कराओगे तो ये तो सोडियम सॉल्ट। अब जरा मेरी बात को गौर समझिएगा, जब इसको प्रोटॉन मिलेंगे तो यह आएगा क्या, कार्बोनिक एसिड, और आपको पता है कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, किसमें ब्रेक हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो इफरवेसेंस रिलीज होगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से बाइकार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तो क्या आएगा, सॉल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की इफरवेसेंस रिलीज होगी और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि इन रिएक्शन में हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्शन हो सकता है, किसका, एसिड और फिनॉल का। तो ये रिएक्शन डिस्टिंक्शन है, डिफ्रेंशिएट करती हैं एसिड और फिनॉल को। अमोनिया से कराई तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, अमोनिया बनेगा, ये ऐसे भाई प्रोटॉन दे दिया। आपको पता है कि कैटायन एनायन अलग अलग नहीं लिखे जाते हैं, हम लोगों की केमिस्ट्री में इनको चिपका के लिखा जाता है, तो आप ऐसे लिख दोगे। अब यहां पर एक खास बात है, यदि इनको थोड़ा सा थर्मली हीट कर दिया जाए अमोनियम सॉल्ट को, ये अमोनियम सॉल्ट बन गया। यदि इनको थर्मली हीट कर दिया जाए तो ये वाटर निकाल देते हैं, और वाटर निकाल कर क्या बनाते हैं, एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, एमाइड।
ये देखो एमाइड। और यदि इनको भी थोड़ा सा थर्मली हीट कर दिया जाए तो फिर ये वाटर निकाल देते हैं और बनाते क्या है, साइनाइड। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा ध्यान रखिएगा। ये देखो फिर वाटर निकाल देते हैं, ये भी दोनों स्टेबल है। ध्यान रखना कहाँ तक जाती है। अमोनियम सॉल्ट को यदि हीट किया जाए तो अमोनियम सॉल्ट को यदि आप हीट करते हो तो ध्यान रखिए यहाँ तक जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया है। बीच बीच में कहीं दिया होगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे। अमोनियम सॉल्ट बना, एसिड बेस रिएक्शन हुई, अमोनियम सॉल्ट बना। अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन को आगे बढ़ा दिया। बढ़ा क्या दिया, यदि इनको थर्मली हीट कर दो तो ये एमाइड बना देते हैं। एमाइड हमारे स्टेबल होते हैं, मगर और ज्यादा हीट कर दोगे तो सीएन तक पहुंचा देंगे। पार्सली हीटिंग पर एमाइड और परफेक्ट हीटिंग पर साइनाइड बनाते हैं। 2 बार वाटर निकाल दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गया तो ये बचा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकाल दोगे तो ये बचा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन हुई, क्यों, क्योंकि ये एसिड है वो बेस है, तो ये क्या बना लेगा इस तरह से प्राइमरी अमीन से। ये देखो ऐसे। अब इनको भी हीट कर दो तो ये वाटर निकाल देते हैं, ये इस तरह का बना देंगे। अब ये फर्दर वाटर नहीं निकाल पाएंगे। फर्दर वाटर क्यों नहीं निकाल पाएंगे, आप समझ रहे होगे, इसके पास एक ही हाइड्रोजन। इसी तरह से सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी इस तरह से। ये देखो ऐसे, ये वाटर नहीं निकालते। टर्सरी अमीन से रिएक्शन कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी इस तरह से। ये देखो ऐसे। तो ये देखो ये एसिड बेस रिएक्शन है और अभी खत्म नहीं हुई है। देखो एसिड बेस रिएक्शन चलती चली जा रही है। अब इन्हीं एसिड बेस रिएक्शन को हम और कंटिन्यू करते हैं नीचे साइड में। देखो कैसे, ये बात समझ पाए कैसे हुआ। भाई मेटल डालोगे तो मेटल का सॉल्ट बना देगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट फिनॉल से रिएक्शन नहीं करता मगर एसिड से रिएक्शन करता है क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ये सब बेस है और ये सब एसिड बेस रिएक्शन है अलग अलग तरह की। अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब और इसको जरा देखिए। और रिएक्शन बताता हूं। अब जरा देखो यार प्यार, ये सब एसिड बेस रिएक्शन ही है। अब किसी बच्चे ने रिएक्शन किससे करा दी, आपने अभी तक बेस 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 ही कराई है, वो जितना लिखा था सब बेस लिखा। अब किसी ने कराई किससे, RMGX। RMGX से कराओगे तो क्या होगा, बैक से अटैक मारेगा। भाई RMGX से कराने पर क्या होगा, भाई देखो एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये आ जाएगा ऐसा, है कि नहीं, यही तो आएगा। और ये एक प्रेसिपिटेट होता है। ये 1 मिनट थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं जैसे आप मेरी बात को समझ पाओ। ये देखो MgX प्रेसिपिटेट, ठीक है, डज नॉट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। और ये रिएक्शन कैसे हुई है मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। RMGX बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि बेस का नेचर डोमिनेट करता है और जिससे रिएक्शन करा रहे हो यार वो क्या है, एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई। अब इसी जगह पे देखो एक और कराता हूं RLI के साथ। RLI भी उसी तरह से बिहेव करेगा, एसिड बेस रिएक्शन हुई और ऐसा बन गया ऐसा। मगर यहां पर जरा खास बात समझो, और साथ में क्या बना, ये देखो ये जो प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट
dissolve in solution. So SO वाला so RLI further react. तो देखो एक RLI का मॉलिक्यूल और अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि ये सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया है। तो जब सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया है तो एक बार और अटैक करेगा, ऐसा आ जाएगा। बात मेरी समझिएगा जरा, थोड़ा सा ज्यादा डेंस लिख रहा है, जगह कम है, कहो तो अच्छा लिख दूं, है ना? इसको सबको हटा देता हूं, साफ लिख देता हूं। थोड़ी जगह बना के, ये देखिए, अब जरा समझिएगा। RLI से रिएक्शन, RLI से रिएक्शन हुई तो ये बन गया हमारा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को? ये कैसे बना भाई? एसिड बेस रिएक्शन होगी तो बनेगा ही बनेगा। फिर मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया, ये प्रेसिपिटेट बना था, सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं है, प्रेसिपिटेट अलग है, सोल्यूशन अलग है। सोल्यूशन किसका है? इसका। तो RMgx इस पर फर्दर अटैक नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? RMgx इस पर फर्दर अटैक नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग फेज में है। मगर ये क्या होता है? ये सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है। ये क्या होता है? डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, तो फर्दर अटैक इन RCORLI, इस पर ये फर्दर अटैक कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से। अब ये फर्दर अटैक करेगा तो ये आ जाएगा इस तरह से, ऐसे। भाई फर्दर अटैक यहां पे होगा ना, अब एसिड बेस रिएक्शन तो होगी नहीं, तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस जब आप कराओगे, जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जरा क्या बनेगा, जरा देखिएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस, अच्छा एक चीज लिखना भूल गया, देखो यार, ये आया R। अब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर कीटोन बनेगा, ऐसे। क्यों? OH OH आ जाएंगे और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होंगे, वाटर निकाल देंगे। तो गौर समझो, RMgx बनाएगा एल्केन प्लस एसिड साल्ट, और जबकि वहीं RLI डालोगे तो क्या बनाएगा? एसीटोन बनाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन याद रखना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की रिएक्शन है, और जबकि एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रही है, एक ही तरह का नेचर है दोनों के पास। जो नेचर RMgx के पास है वही नेचर RLI के पास है, मगर अलग अलग प्रोडक्ट आ रहा है। उसका एक रीजन है क्योंकि ये सोल्यूशन में डिसॉल्व होता है, तो जब डिसॉल्व होता है तो ये फर्दर इस पर अटैक कर पाता है, और ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, तो ये फर्दर अटैक नहीं कर पाते। तो डिसॉल्व होने की वजह से ये फर्दर अटैक एक बार और करता है, फिर हाइड्रोलिसिस करने पर एसीटोन बना देता है, और ये सिर्फ एसिड साल्ट और एल्केन बनाता है। और पहले राउंड में ये भी एसिड साल्ट और एल्केन बनाता है, मगर डिसॉल्व होने की वजह से फर्दर अटैक करके ऐसा बनाता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोनों एक जैसे नेचर के हैं मगर अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। दोनों एक जैसे नेचर के हैं मगर अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब जरा देखो इस रिएक्शन को, देखो कि और हमें कौन सी रिएक्शन पता न होनी चाहिए या जिन पर हमें फोकस रखना चाहिए। अब यार किसी ने मेटल डाल दिया तो, जैसे ये देखो, तो क्या होगा? आप जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ऐसे। क्यों? क्योंकि भैया ये एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, ये बना देंगे, है कि नहीं? तो ये देखो, तो ये हमारी एसिड बेस रिएक्शन आई है, जिसमें एसिड बेस रिएक्शन होके ये चीज बन रही है, और इसका हम लोग इस तरह से यूज कर लेते हैं। अब जरा देखो यार, एसिड बेस रिएक्शन करके आपने ये काम कर लिया, और क्या कर सकते हो? तो जरा देखो और हम क्या कर सकते हैं।
यदि हम इसमें सिल्वर डाल दें तो ये सिल्वर का सॉल्ट बना लेगा इस तरह से। यदि हम इसमें कैल्शियम डाल दें तो ये कैल्शियम का सॉल्ट बना लेगा इस तरह से। ये देखो, यदि हम इसमें पोटेशियम डाल दें तो ये पोटेशियम का सॉल्ट बना लेगा इस तरह से। और साथ में क्या होगा, हर जगह रिलीज होगी हाइड्रोजन। तो यार देखो, ये एसिड बेस रिएक्शन कितनी सारी करता है, इस तरह से करता है। देखो कितनी सारी एसिड बेस रिएक्शन, ये देखो पहले बताई, फिर ये सारी बताई, और कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट भी हैं जहां पर हमें बातों को ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं कहीं कहीं पे, उनको भी मैंने फोकस किया है। अब जरा यार बातों को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। वो क्या है, जरा इस बात को देखिए कि वो और क्या है। जो इनके सॉल्ट बनना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जरा देखो, सॉल्ट ऑफ एसिड जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी फर्दर रिएक्शन करते हैं। जरा देखिएगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पीछे आप पढ़ चुके हो, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा इस बात को समझिए अच्छे से, क्यों, क्योंकि ये कनेक्टिंग रिएक्शन होंगी, पेपर में पूछी जाएंगी। कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको। देखो ये एसिड है, इनके सॉल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात आप पीछे कर आए हो। अब जरा देखिए यार, एक डीकार्बोक्सिलेशन, एक कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, एक ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है, एक हिंड्सबर्ग रेजेंट। अब चलो देखो बताते हैं एक एक करके, गौर से समझिए। हमने इसकी रिएक्शन NaOH से करा दी या करा दी सोडियम से, तो क्या बन गया, सोडियम का सॉल्ट बन गया। ये देखो ऐसे। अब जरा बताओ, यदि हम सोडियम के सॉल्ट पे, गौर से देखिए, इसका जो सॉल्ट बना है इस पर हम क्या डाल दें, लाइम वाटर, लाइम वाटर, तो क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ध्यान आ गया आपको। ये देखो इस तरह से लाइम वाटर डाल दिया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हो आप क्या, डीकार्बोक्सिलेशन। ये हम लोगों ने किसमें पढ़ी है, एल्केन में। तो इसका जो सोडियम सॉल्ट है ये लाइम वाटर की प्रेजेंस में क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन करता है। किसकी प्रेजेंस में, लाइम वाटर की प्रेजेंस में। लाइम वाटर, यदि आप लोगों को याद हो तो, कि कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH मिला के डालते थे, तो ये क्या कर देते थे, डीकार्बोक्सिलेशन कर देते थे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा देते थे, जो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती थी और एल्केन बनता था। तो इनके सॉल्ट भी बहुत बड़ी बड़ी नेम रिएक्शन देते हैं, जैसे ये। अब इसी में KOH मार दो, जरा ये देखो, जब KOH मार दोगे तो पोटेशियम सॉल्ट बन गया। ये देखो, अब इसके पोटेशियम सॉल्ट की यदि इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, याददाश्त सही होगी तो समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये आ जाता था। ध्यान है सभी बच्चों को कि ये किस तरह से होता था, इनके सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा हूं, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर ये होता था। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी नेम रिएक्शन है, हम लोगों ने पढ़ी है किसमें, एल्केन में। तो इनके सॉल्ट बहुत अलग तरह के रिएक्शन करते हैं। ये देखो, ये कहां पे रिलीज होता था, ये एनोड पे रिलीज होता था, सॉरी आई थिंक कैथोड पे होता था। ठीक है, अब तो यार रिएक्शन करके देखनी पड़ेगी। यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन।
K पॉजिटिव रिडक्शन, रिडक्शन हुआ है तो ये कैथोड हुआ, ये एनोड हुआ, ये एनोड पे होता है। एक्चुअल में जब तक मैकेनिज्म ना करो तब तक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। ये देखो, तो ये देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इसके सॉल्ट की रिएक्शन भी बहुत नेम रिएक्शन है जिनको आप पीछे पढ़ाए हो। मैं सबको एक जगह पे समराइज कर रहा हूँ जैसे आपको ध्यान ना है कि यार ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके क्वेश्चन कनेक्टिंग वाले ज्यादा आते हैं, मतलब ABCD करके। पहले वो किसी बेस को डाल के सॉल्ट बनाएंगे, फिर उसमें लाइम वाटर डालेंगे, ऐसे करके आएंगे। तो इसी वजह से कनेक्टिंग में पढ़ाता भी जा रहा हूँ। अब जरा देखो, ये रिएक्शन आपने पढ़ी है, अब इसकी रिएक्शन कैल्शियम से करा दो। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दोगे तो आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन होगी, कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा। अब कैल्शियम के सॉल्ट में क्या किया है, ड्राई डिस्टिलेशन। याददाश्त ठीक है तो आपको याद आ गया होगा, इसीलिए मैं कहता हूं रिवीजन बहुत जरूरी है। ड्राई डिस्टिलेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, एसीटोन। ध्यान है, इस तरह से ये कैल्शियम निकाल देता था, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज हो जाएगा इस तरह से, और क्या बना देगा, एसीटोन। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। तो इनके सॉल्ट देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनका ड्राई डिस्टिलेशन करा सकते हो, कार्बे। और एक ये देखो AgOH, तो आ जाएगा सिल्वर सॉल्ट। ये देखो, अब जरा देखो ये रिएक्शन आपने पहले नहीं पढ़ी है इसलिए मैं इसको बताता हूं। जब सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन Br2 से करा दो इन CCl4 सॉल्वेंट, तो यार ये इसको एल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर देता है, खुद चला जाता है AgBr में और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ये क्या होता है, इसको बोला जाता है बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो जरा देखो इस रिएक्शन को समझो। यदि हमने इसका सिल्वर सॉल्ट लिया तो सिल्वर सॉल्ट Br2 की प्रेजेंस में CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, Br2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करके ये बना देगा। और रिएक्टिविटी की बात करें तो प्राइमरी की ज्यादा होती है, सेकेंडरी की उससे कम, टर्सरी की उससे कम। ये देखो इस तरह से होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं। ये देखो कैसे होती है ये रिएक्शन, कुछ इस तरह से। ये इस पर अटैक करते हैं, ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, तो ये आ जाता है कुछ इस तरह से, और ये फर्दर ब्रेक हो जाता है इस तरह से। फ्री रेडिकल बनाता है और ये फ्री रेडिकल फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। अब ये फ्री रेडिकल पे Br फ्री रेडिकल रिएक्शन करके MgBr बनाता है। इसके मैकेनिज्म की अपने को कोई जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ इतना स्टेटमेंट आना चाहिए, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या, कि यदि एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करा दी जाए तो RBr बनेगा प्लस AgBr बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो जरा चेक करो ये क्या है, सॉल्ट है, और इनमें से मोस्टली सारी पीछे पढ़ा है और ये वाली नहीं पढ़ी है तो इसको मैंने पढ़ा दी है अच्छे से। तो यार इनके सॉल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सॉल्ट भी 10 तरह की रिएक्शन करते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, जिनको आप पीछे पढ़ के आए। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्बन कम होते हैं, ठीक है। फिर आपने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस 3 तरह से है, एल्कीन भी बनता है, एल्केन भी बनता है, एल्काइन भी बनता है। फिर आपने कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन पढ़ा, ड्राई डिस्टिलेशन से एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाए जाते हैं और साइक्लिक कीटोन बनाए जाते हैं, मैंने ये पढ़ाया है। और फिर इनके सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन पढ़ाए कि इनके जो सिल्वर सॉल्ट होते हैं वो Br2 से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, और RBr, AgBr और CO2 गैस निकालते हैं। कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये देखो। अब इनके क्वेश्चन भी इसी तरह से आते हैं जैसे आप लोगों को टेंशन हो। जरा देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन कहाँ से हम लोग उठा सकते हैं।
मैंने आपको ये लिख के दिया, देखिए ऐसे मैंने यहां से रिएक्शन स्टार्ट किया, ए बना, ये देखो इसका मैंने ऑक्सीडेशन करा दिया, KMnO4 एसिडिक मीडियम, बी बन गया। फिर इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी सोडियम सॉल्ट से, सी बन गया ऐसे। या फिर मैंने इसी की रिएक्शन किससे करा दी, AgOS से, और बना दिया डी ऐसे, और इसमें डाल दिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ई बन गया। अब बताओ कौन कौन क्या क्या है, कौन कौन क्या क्या है। तो जरा देखो अब कैसे करना स्टार्ट करोगे। यदि आप इस रिएक्शन को अच्छे से ध्यान दो तो ये पहली वाली रिएक्शन क्या होगी, यदि हम सॉल्यूशन पे जाएं तो जरा बताओ पहली वाली रिएक्शन तो तुम समझ ही गए होगे कि क्या होती है। आप क्या करोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक मारेगा और ये बाहर, तो हमारे पास अल्कोहल आ गया इस तरह का, आ गया कि नहीं आ गया, ये ए आ गया। अब अल्कोहल का आपने क्या किया है, KMnO4 है, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसका मतलब तुमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया होगा, तो ये कन्वर्ट हो गया होगा एसिड में। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो किस में जाएगा, एसिड में जाएगा। फिर आपने ये हमारा आ गया बी, फिर आपने क्या किया, सोडियम सॉल्ट डाल दिया, तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट। और साथ में आपने क्या कर दिया है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट डालने के बाद, अच्छा एक स्टेप अभी लिखना इसमें बाकी रह गया है, फिर आपने डाल दिया लाइम वाटर और हीट, और डी के बाद ई के बाद ये आ गया एफ। तो अब बताओ क्या होगा। तो अब आप सभी बच्चों को पता है कि लाइम वाटर डाल दिया गया है और हीट कर दिया गया है, तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और डी कार्बोक्सिलेशन हो गया तो ये बन गया, देखो ये क्या आ गया, टॉयलिन आ गया, ये देखो। तो ये ऐसे खूब यूज किए जाते हैं। अब इसमें आ जाओ, अब यहाँ क्या बन जाएगा, सिल्वर सॉल्ट बन जाएगा, और सिल्वर सॉल्ट बन गया तो क्या आ जाएगा, सिल्वर सॉल्ट बन गया तो क्या आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा। भाई सिल्वर सॉल्ट बना दोगे, पीछे लिखूं, यहाँ जगह नहीं है, ऐसे। अब हमारे पास जो डी आया था, डी ये था ऐसे, अब आपने यहाँ पे AgOH डाल दिया तो बन गया सिल्वर सॉल्ट ऐसे। अब इसकी रिएक्शन आपने Br2 से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यार क्या बन जाएगा, Br लग जाएगा इस तरह से, और कार्बन डाइऑक्साइड और Ag, ये देखो। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, और रिएक्शन कुछ इस तरह से चल रही होगी, ये देखो। अच्छा ये बी बना था, बी के बाद डी, डी के बाद ई, तो ये हमने बी लिखना चाहिए, है ना बच्चों। तो ये बी ऐसे। तो इसकी रिएक्शन सीक्वेंस में बहुत चलती है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, सीक्वेंशियल क्वेश्चन पूछते कि हाँ भाई इसमें ई बताओ, ई डी बताओ, ऐसा कुछ पूछते। तो ये ध्यान रखना, इसका सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी, कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, ये देखो कैसे कैसे रिएक्शन चल रही है, ये बात हमें याद होना बहुत जरूरी, ठीक है। अब जरा हम लोगों ने देखो एक्टिव हाइड्रोजन वाली सारी रिएक्शन कर ली, एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन कर ली, उनसे जो सॉल्ट बनते थे उनकी रिएक्शन भी कर ली कि हाँ यार उनसे जो सॉल्ट बनेंगे वो किस तरह की रिएक्शन करेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की एक और खास बात, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक और खास बात क्या है, उनका हीटिंग इफेक्ट। यदि उनको हीट किया जाता है तो क्या बनाते हैं, तो देख लेते हैं कि हीटिंग इफेक्ट किस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो देख लिया जाए कि हीटिंग इफेक्ट किस तरह से काम करेगा, करोगे, चलिए तो चलो इनके हीटिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब आपको इनका हीटिंग इफेक्ट आ गया, हीटिंग
इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा देखिए यार, इनके हीटिंग इफेक्ट को कैसे कैसे करना है, इस बात को जरा समझो। ठीक है, तो पहले आपको हीटिंग इफेक्ट से पहले इनको याद करना सिखाते हैं। तो जरा देखो, ओ माई सन गो एंड प्ले। तो पहले कुछ नाम, ओ माई सन गो एंड प्ले, ये क्या है? ओ का मतलब ऑक्जेलिक एसिड, ओ माई का मतलब मैलोनिक एसिड। ये कैसे याद रखे जाते हैं? सन का मतलब सक्सीनिक एसिड, गो ग्लूटेरिक एसिड एंड एडिपिक एसिड, प्ले पैलेमिक एसिड। ये देखो, इनके फार्मूले सबसे पहले आपको आना चाहिए। ओ माई सन गो एंड प्ले। तो देखो इनके फार्मूले कैसे याद रखे जाते हैं? ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले। अब जरा देखो ये बात कैसे याद रखोगे। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला, ओ का मतलब ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला हम सबको पता है। अब यहां से हम बाकी सबके फार्मूले निकालने का मेथड सीखेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की ओर जाओगे, एक एक CH2 ऐड करते चले जाओगे, नीचे की ओर जाओगे, एक एक CH2 ऐड करते चले जाओगे। ओ माई, माई का मतलब मैलोनिक एसिड। अब मैलोनिक एसिड का फार्मूला क्या होगा? बस एक CH2 बीच में इंसर्ट करा दो, ये मैलोनिक एसिड का एसिड। सन सक्सीनिक एसिड। अब सक्सीनिक एसिड का क्या होगा? एक और CH2 इंसर्ट करा दो, बस नीचे की ओर जाने पर एक CH2 इंसर्ट कराते चले जाना, क्योंकि इनके फार्मूले तक पूछे जाते हैं। गो ग्लूटेरिक एसिड, इसका फार्मूला क्या होगा? एक और इंसर्ट करा दो, अभी इनके हीटिंग इफेक्ट भी अपने को करने हैं। ये देखो, ए एडिपिक एसिड, फार्मूला क्या होगा समझ गए होगे? एक और इंसर्ट करा दो। तो जब एक और इंसर्ट करा दोगे तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अभी तक कितने थे? 3 थे। डरना नहीं। प्ले पैलेमिक एसिड, एक और इंसर्ट करा दो, 5 हो जाएंगे। ये देखो, तो आप जरा फार्मूला लिखने का कॉन्सेप्ट समझ गए कि यार फार्मूले कैसे याद किए जाएंगे, कैसे लिखे जाएंगे। ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ ऑक्जेलिक एसिड है। उसके बाद एक एक CH2 बढ़ाते चले जाओ, इंसर्ट करते चले जाओ। ओ माई सन गो एंड प्ले, तो ओ ऑक्जेलिक एसिड, माई मैलोनिक एसिड, सी सन सक्सीनिक एसिड, गो ग्लूटेरिक एसिड, ए एडिपिक एसिड और प्ले पैमेलिक एसिड, पैलेमिक एसिड। ठीक है, अब ये हीट करने पर क्या बनाएंगे? अब कॉन्सेप्ट यहां पर है कि यदि हम इनको हीट करें तो आंसर क्या बनाए। ये इन सबको यदि हीट किया जाए तो आंसर क्या बनाए। अब मेरी बातों को गौर से सुनना। हमारा काम क्या है? हीट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो। तो जैसे ही इसको हीट करोगे तो देखो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का निकल गया और 1 मोल वाटर का निकल गया, तो क्या क्या आ गया? CO और वाटर। तो देखो CO आ गया, CO2 आ गया और वाटर आ गया। अब यहां से जरा चेक करना, ठीक है? यदि 5 मेंबर या 6 मेंबर की रिंग बनती है
तो बनानी है। निकालने में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, या तो हम वाटर निकालेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे या दोनों निकालेंगे। यहाँ से ज़रा ध्यान रखिए क्या क्या करना है, या तो हम वाटर निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, या वाटर निकालेंगे, या दोनों निकालेंगे। इतना ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। क्या क्या ऑप्शन है, या तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, या हम वाटर निकालेंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो जब तक साइक्लिक फिगर नहीं आता है हम बना सकते हैं 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, हम बना सकते हैं 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 मेंबर रिंग बनाएंगे या 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। यदि 5 मेंबर 6 मेंबर नहीं बन रही है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे। अब इसमें 5 मेंबर 6 मेंबर तो बनेगी नहीं कि वाटर निकाल दोगे तो 5 मेंबर या 6 मेंबर आ जाएगी। चेक करो भाई, CH2CO वाटर निकाल दो तो ये एनहाइड्राइड टाइप का होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये हमारे से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, ये आएगा और ये आएगा ऐसे। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल गया, तो क्या आ गया, CH3COH। अब यहां से जरा गौर से ध्यान दो, यदि यहां से हम वाटर ऐसे निकाल दें, देखिए इस तरह से, इस तरह से, ऐसे नहीं निकल पाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ये देखो, यदि हम ऐसे वाटर निकाल दें तो देखो हमारे पास क्या आता है, ये आया CH2 CO एनहाइड्राइड आएगा कि नहीं, CH2CO ये 5 मेंबर रिंग है ना। मैंने क्या कहा, 5 मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग बनेगी तो बनाएंगे, और यदि 5 मेंबर रिंग बनाने में वाटर निकालने से 5 मेंबर रिंग बन रही है तो वाटर निकाल दोगे। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकालने से 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग आ रही है तो दोनों निकाल देंगे। और कुछ नहीं है, रिंग नहीं बन रही है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकालो। जैसे इसमें रिंग नहीं बन सकती है, यदि हम एनहाइड्राइड बनाएं तो वो 4 मेंबर का होगा, और 4 मेंबर हम बनाना नहीं चाहते, 1 2 3 और एक ऑक्सीजन 4 मेंबर की आएगी। और मैंने क्या कहा है, 5 मेंबर बनाओगे, 6 मेंबर बनाओगे। गौर से ध्यान रखो, क्योंकि याद करोगे रटोगे तो परेशान हो जाओगे, मगर यदि एक ट्रिक का मतलब एक कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आसानी से कर पाओगे। करना क्या है, सबसे पहले ओ माई सन गो एंड प्ले। ओ माई सन गो एंड प्ले का मतलब ओ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, माई मैलोनिक एसिड, सन सक्सिनिक एसिड, गो ग्लूटेरिक एसिड, ए एडिपिक एसिड, पी पैमेलिक एसिड। उनके फार्मूले कैसे लिखेंगे, बस नीचे की ओर आते जाओ, CH2 इंसर्ट कराते चले जाओ, आ गया। अब इनका हीटिंग इफेक्ट कैसे करोगे, तो मैंने कहा कि यदि रिंग नहीं फॉर्म हो रही है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, रिंग फॉर्म हो रही है तो हमेशा ध्यान रखो 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बनाने में जो निकल रहा है उसको निकाल दो। यदि वाटर निकालते हैं तो 5 मेंबर बनती है। अब यहाँ देखो, यहाँ यदि वाटर निकालोगे तो 6 मेंबर बनेगी, तो हमको किसको प्रीफर करना चाहिए, 6 मेंबर को। तो यहाँ पर भी हमने वाटर निकाल दिया इस तरह से, और 6 मेंबर रिंग बना लिया। यदि ऊपर वाली 5 है तो नीचे वाली 6 बनेगी। तो ये बात तुमसे पूछी जाएगी कि इनमें से किसको हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इनमें से किसको हीट करने पर वाटर निकलेगा। अब इसमें देखो, यदि इसमें तुमने वाटर निकाल दिया तो एक मेंबर और बढ़ जाएगा, 7 मेंबर बन जाएगी, और 7 मेंबर रिंग बनाने को मैंने मना किया, 7 मेंबर की रिंग बनाने को मैंने मना किया। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और एक मॉलिक्यूल वाटर का निकलेगा। ऐसे कैसे, तो जरा गौर समझिएगा, ऐसे कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या करेगा, 5 मेंबर की रिंग बनाएगा कीटोन। देखो आप देखना ये क्या आ रहा है, ये साइक्लिक कीटोन बना रहा है और दोनों चीजें निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये देखो, यदि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकाल दोगे तो क्या बना, इन दोनों को जोड़ दो तो ये CO बचा है ना, तो CO बचा है तो साइक्लिक कीटोन आएगा ना, और 5 मेंबर है तो स्टेबल है। हमने वाटर क्यों नहीं निकाला, पहले तो ये समझो, ये 6 मेंबर बन चुका था, वाटर निकालोगे तो 7 मेंबर आएगा, और मैंने कहा 5 मेंबर या 6 मेंबर बनाना है,
ओनली क्या बनाना है, 5 मेंबर रिंग बनानी है या 6 मेंबर रिंग बनानी है, और कुछ नहीं बनाना है। तो यार 7 मेंबर बना नहीं सकते थे, तो वाटर सिर्फ निकलने से कुछ नहीं होगा, मगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक साथ निकाल दो, क्योंकि रिलीज इतनी चीज करनी है, ये पार्ट रिलीज करना है बस। ये पार्ट रिलीज करना है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या दोनों। तो इनमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी थी, क्योंकि रिंग बनी नहीं रही थी। इसमें वाटर निकालने से रिंग बन नहीं है, 5 मेंबर 6 मेंबर, तो वाटर निकाला। इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकालने से 5 मेंबर की रिंग बन नहीं है। अब आप समझ गए होगे नीचे वाले में क्या करना है, ये 5 मेंबर की रिंग को 6 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट करना है, और थोड़ी अपने कुछ करना है कि नहीं। भाई 5 बन चुकी है तो 6 बना दो, साइक्लिक कीटोन है 6 मेंबर रिंग का। ये देखो ऐसे आ गया। तो ये देखो हीटिंग इफेक्ट हुआ। हीटिंग इफेक्ट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछेंगे कैसे, इनमें से किस मॉलिक्यूल को हीट करने पर साइक्लिक कीटोन बनता है, नाम लिख देंगे, वो फार्मूला भी नहीं लिखेंगे, नाम लिख देंगे। वो क्या, एडिपिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो नीचे के दो में साइक्लिक कीटोन बनता है, ऊपर के दो में एनहाइड्राइड बनना है, साइक्लिक एनहाइड्राइड, और लास्ट में एसिड बनना है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो नीचे के दो में साइक्लिक कीटोन बनता है और ऊपर के दो में एनहाइड्राइड। क्वेश्चन को और टफ करना है तो ऐसे पूछ सकते हैं, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में, ठीक है, हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो 1 2 3 4, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हीट करने पर साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाएगा, ये देखो साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है। अब बात आई इसको तुम करोगे, याद कैसे करोगे, क्यों, क्योंकि यार थर्मल रिएक्शन है, थर्मल रिएक्शन की कोई खास मैकेनिज्म होती नहीं है, तो याद कैसे करोगे, तो उसका टेक्निक समझ लो। ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ ऑक्जेलिक एसिड, माई सन गो एंड प्ले, ओ ऑक्जेलिक एसिड, माई मेलोनिक एसिड, सन सक्सिनिक एसिड, गो, ठीक है, ग्लूटेरिक एसिड, एंड एडिपिक एसिड, प्ले पाइमेलिक एसिड। अब करना क्या है, इसमें CH2 इंसर्ट कराते चले जाओ, मुझे भी ऐसे ही याद रहता है, नहीं तो इनके फार्मूले इतने बड़े बड़े कौन याद कर पाएगा यार, तो जरा टेक्निक समझो, ठीक। CH2 इंसर्ट कराते चले गए, हीट करना चालू किया। जब साइक्लिक रिंग नहीं बन रही है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दी। साइक्लिक रिंग बन रही है कितनी, 5 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर की, तो जो निकालने से बन रही है वो निकालो। वाटर निकालने से बन रही थी, निकाल दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों निकालने से बन रही है तो निकाल दिया। प्रोडक्ट सबके अलग अलग है, प्रोडक्ट सबके क्या है, अलग अलग है। इस तरह से हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये देखिए। अब और अभी हीटिंग इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, और हीटिंग इफेक्ट जरा समझो, बी पार्ट, ठीक है। देखो अल्फा कीटो एसिड, इसको हीट करेंगे तो क्या आएगा, सी पार्ट, बीटा कीटो एसिड, इसको हीट करोगे तो क्या आएगा। अब जरा देखो अल्फा कीटो एसिड ये होता है, ये देखो ये ग्रुप हुआ, ये अल्फा हो गया। अल्फा कीटो एसिड को हीट कर दिया जाए तो यार ये क्या करता है, कार्बन CO निकाल देता है और एसिड बना लेता है इस तरह। ये बीटा कीटो एसिड क्या है, अब यही कीटो कहां लगाना है, बीटा पे लगाना है। ये देखो इसको हीट कर दोगे तो ये बना देगा एसीटोन इस तरह, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देगा, डीकार्बोक्सिलेशन कर देगा इस तरह। अब ये डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करता है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए बताना जरूरी है। देखो कि ये डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करता है। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें इस तरह से, इस तरह से ये साइक्लिक फॉर्म में रहता है, अपने को स्टेबलाइज करता है। तो आप जरा देखिएगा कि ये किस तरह से हीट करने पर निकालता है। देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे आएगा इस तरह से, तो ये बॉन्ड ऐसे चला जाएगा, ठीक, देखते जाइए, और ये बॉन्ड ऐसे आएगा, तो
तो जब ऐसा हुआ तो CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 आया। ये क्या है, इनॉल फॉर्म है, तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, ये इजीएस्ट मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन का। बहुत इजीली कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इजीएस्ट मेथड, इजीएस्ट लिखो या बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। बेस्ट मेथड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कुछ नहीं है तो 4-5 बार अब तक आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कुछ नहीं है तो 4-5 बार आ चुका है। ये वाला डीकार्बोक्सिलेशन, बीटा कीटो एसिड। तो आपको ध्यान रखना, बीटा कीटो एसिड सबसे आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, डीकार्बोक्सिलेशन करता है, सबसे आसान मेथड है। और क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको पकड़ना टेंशन करेगा जब क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने ये लिखा, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल इजीली डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, एक ए लिखा और एक बी लिखा। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल इजीली डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, आपको ये बताना। ये देखो जगह नहीं है, 3 ऑप्शन बना देते। सबसे इजीली डीकार्बोक्सिलेशन किसका होगा, तो जरा देखो, ये ग्रुप लगा है, ये ग्रुप लगा है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये तो गामा पे पहुंच गया है कि नहीं। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको सेट कर लें, क्योंकि मॉलिक्यूल तो ठीक बनना चाहिए ना यार। अब जरा देखो, अब ये तो गामा पे लगा है, ये अल्फा, ठीक है, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा पे लगा है। ये चेक करो, ये अल्फा, ठीक है, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। मगर इधर से चेक करो इस वाले के लिए, तो यदि तुम इस वाले को चेक करते हो, ये अल्फा, ये बीटा है ना, तो यदि हम इसको ना चेक करके इसको चेक करें तो यार ये बीटा पे लगा है, और बीटा पे लगा है तो सबसे इजीली डीकार्बोक्सिलेशन ये करेगा। ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, तो ध्यान रखना कोई ऐसा इजी कंपाउंड नहीं आएगा, वो इस तरह से टफ कंपाउंड देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो इजीली डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। तो बीटा कीटो एसिड इजीली डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, सबसे इजी बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, और करके बनाते क्या है, एसीटोन बनाते हैं, मतलब कीटोन बनाते हैं। ये देखो इसमें हो जाएगा तो कीटोन बन जाएगा। तो बीटा कीटो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये भी मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब जरा देखिए, इसी बात को और आगे ले चलते हैं। बीटा कीटो एसिड के बाद हमसे किससे पूछा जा सकता है, तो देखो यार, बीटा कीटो एसिड के बाद अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का भी हीटिंग इफेक्ट हमसे पूछा जा सकता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड ये है, ये देखिए, यदि इस मॉलिक्यूल का नाम याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लैक्टिक एसिड। यदि इसको थर्मली हीट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, तो देखो यहां पर एसिड भी है और अल्कोहल भी है, देख लो आप, एसिड और अल्कोहल दोनों ग्रुप है, ये देखिए, तो 2 मोल लगते हैं इसके, इसके क्या है 2 मोल खर्च होते हैं इस तरह से। ये देखो इसके 2 मोल खर्च होते हैं, वो आपस में साइक्लाइजेशन करते हैं,
इस तरह से वाटर निकालते हैं, इस तरह से वाटर निकालते हैं। जब ऐसा करोगे तो देखो जरा बना क्या, CH3 CH3COH, ये पहले से कंबाइंड था, CH, और ये देखो ये साइक्लिक कंपाउंड बनता है इस तरह का। इसका नाम क्या होता है, लेप्टाइड, इसको लेप्टाइड कहते हैं। ये देखो, तो इसका लैक्टिक एसिड का भी हीटिंग इफेक्ट पूछा जाता है, इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इसी तरह से बीटा हाइड्रोक्सी एसिड भी होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को यदि हीट कर दें तो ये वाला हीटिंग इफेक्ट आप सबने पढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि इसको थर्मली हीट किया जाएगा तो क्या होगा यार, ये यहां से निकाल के अनसैचुरेटेड एसिड बना देता है, अनसैचुरेटेड एसिड इस तरह से, ये देखो ऐसे बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो ये देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड कीटोन के साथ, ठीक है, और साइक्लिक एसिड के साथ। अब कुछ और जो पूछे जाते हैं उनको बता देता हूं, ई के बाद एफ, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक फिगर है ऐसे, आपने ये बात पढ़ी होगी एल्कीन में, एल्काइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। इसके दो फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो जब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है तो इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सिस फॉर्म, देखो ऐसे, ये देखिए, और एक होता है ट्रांसफॉर्म, ऐसे। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, एक होता है सिस फॉर्म, एक होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को क्या कहते हैं, फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। सिस फॉर्म को क्या कहते हैं, मैलिक एसिड कहते हैं, ऐसे। अब जरा देखो, ये तो इजीली हीट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके एनहाइड्राइड बना देता है। मैंने कहा था साइक्लिक होगा तो बन जाएगा। ये देखो 5 मेंबर की रिंग बना रहा है, इसलिए वाटर निकाल देगा ऐसे, और 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। इसमें क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर पे हीट होता है। क्यों, पहले ये क्या करेगा, एक OH इधर है, एक OH इधर है, तो निकलेगा नहीं। जब नहीं निकलेगा तो पहले ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करके क्या करता है, घूमता है। तो हाई टेम्परेचर पे पहले ये फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। फ्यूमेरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में, और फिर हीटिंग इफेक्ट देगा। तो यदि कहीं पर ऐसा है कि एक मॉलिक्यूल के दो आइसोमर है, एक आइसोमर इजीली हीटिंग इफेक्ट देता है, दूसरा बहुत हाई टेम्परेचर पे देता है, तो समझ लेना यही मॉलिक्यूल है। ये बहुत हाई टेम्परेचर पे मिलता है। क्यों, पहले वो फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर हीटिंग इफेक्ट देता है, फिर हीटिंग इफेक्ट देता है। तो इस मॉलिक्यूल के दो फॉर्म, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड इजीली डिहाइड्रेट हो जाता है, वाटर निकाल देता है। वाटर क्यों निकाल रहा है, क्योंकि 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन रही है। मगर फ्यूमेरिक एसिड एंटी में होते हैं, इस वजह से ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत हाई टेम्परेचर देने पे पाई बॉन्ड ऐसे घूम जाएगा, मैलिक एसिड बन जाएगा, फिर हीटिंग इफेक्ट देते हैं। इसी तरह से एरोमेटिक में देखो, एफ के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, जी। ये देखो, ये देखो, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, पीएच साइलेंट होता है। इसको हीट करोगे तो डिट्टो सेम होगा, वाटर निकाल के क्या बना देगा, एनहाइड्राइड बना देगा इस तरह से। 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन रही है, इसलिए ऐसा कर पाएगा। ये देखिए, तो ये मैंने सारा आपको हीटिंग इफेक्ट बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड की बची हुई रिएक्शन पढ़ाएंगे और एसिड डेरिवेटिव पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग क्या करें, अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि इस बार टेस्ट में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों मिलकर बड़े चैप्टर है। मैं कल तक इसको सब कुछ खत्म कर दूंगा, जैसे आपको प्रिपरेशन करने का टाइम मिल सके, ठीक है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बस पढ़ते रहें, ठीक है, और मस्त करते रहें। होली निकल गई है, अब उसको भूल जाइए।
अब उसको भूल जाइए, अब फिर वापस पढ़ाई पे आ जाइए। ठीक है, होली खत्म, काम खत्म, अब रंग अंगो छोड़ो, अब रंग को छोड़कर कोशिश करो कि हम अपने जीवन में कलर लाएं। वो भी किस चीज़ का कलर? एमबीबीएस डॉक्टर बनने वाला कलर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ाई करते रहें।